जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। कहते थे मैं होता तो एक भी जंग ना होती, एक दिन मैं जंग रुकवा दूंगा। अब तो लगभग आधा बरस बीतने को है, लेकिन जंगें रुकने का नाम नहीं ले रही। रशिया यूक्रेन अब भी लड़ रहे हैं, इजराइल हमास जंग भी जारी है। रुकने रुकवाने की बात छोड़िए, ट्रंप के इस कार्यकाल में एक नई जंग भी हुई। ट्रंप इजराइल से कहते रहे बमबारी ना करो, लेकिन इजराइल नहीं माना, बमबारी शुरू की। पहले तो ट्रंप चुप रहे, कुछ रोज शांति का राग आलापा, नोबेल पीस प्राइज के ख्वाब देखे, फिर एक दिन खुद भी जंग में कूद पड़े, ईरान पर बमबारी कर दी, जो उनसे पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाए। ट्रंप ने कर दिया। फिर बोले अब सीज फायर भी हो गई। कितना मजबूत है, टिकेगा भी या नहीं, ये सारे सवाल ट्रंप के लिए बेमानी हैं और अब उनकी नज़र एक नए सीज फायर पर है। 1 जुलाई की शाम उन्होंने ऐलान किया, कहा इजराइल 60 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है, अगर हमास ना माना तो नतीजा बुरा होगा। फन फैक्ट, टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने इस कोशिश के लिए ट्रंप की तारीफ भी की है। खैर, ट्रंप के ऐलान को यहीं छोड़ते हैं और जानते हैं कि इजराइल हमास जंग में इस वक्त क्या क्या हो रहा है। इजराइल ने किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जमीन पर सीज फायर की कितनी संभावना है और अगर मंजूरी मिल भी गई तो सीज फायर टिकेगा या नहीं, एक एक करके सब जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले नक्शा बक्सा खोलते हैं। इजराइल वेस्ट एशिया के मुहाने पर बसा है। उसके पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर जमीन के 2 टुकड़े हैं। इन्हें फिलिस्तीन टेरिटरीज कहते हैं। पूर्वी छोर पर वेस्ट बैंक और दक्षिण में गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी पीए का शासन चलता है। हालांकि वेस्ट बैंक पर उनका फुल कंट्रोल नहीं है, इजराइल का असर बना रहता है। दूसरी टेरिटरी गाजा पट्टी है। ये लगभग 41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है। चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच है। इसकी पश्चिमी सीमा मेडिटेरेनियन सी से मिलती है, दक्षिणी सीमा इजिप्ट से, जबकि उत्तरी और पूर्वी सीमा इजराइल से लगी है। जून 2007 से गाजा पट्टी का कंट्रोल हमास के पास है। अब ट्रंप का पूरा बयान देखिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया, लिखा, मेरे प्रतिनिधियों ने इजरायली अधिकारियों से गजा को लेकर लंबी और असरदार बातचीत की। इजराइल अब 60 दिन के सीज फायर के लिए तैयार है। इस दौरान हम सभी पक्षों से बातें करेंगे। कतर और इजिप्ट के प्रतिनिधि अब प्रस्ताव हमास तक पहुंचाएंगे। मेरी उम्मीद है कि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर हमास ने ये डील ठुकराई तो हालात और भी बदतर होंगे। इट विल ओनली गेट वर्स। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप आजकल सीज फायर से जुड़े पोस्ट पर यह वाक्य जरूर लिख देते हैं। खैर, ट्रंप के इस बयान के बाद इसी दिन वॉशिंगटन में घंटों एक मीटिंग चली। ये मीटिंग ट्रंप के मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इजराइल के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर के बीच हुई। डर्मर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार हैं। इस बातचीत का मुद्दा था युद्ध विराम प्रस्ताव, जिसे कतर ने पेश किया था। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने इस मीटिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट दी है। इसमें एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी का हवाला दिया गया है। दावा है कि मीटिंग में डर्मर ने विटकॉफ से कहा कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर है और हम हमास से अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू करने को भी राजी हैं। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. ट्रंप के इस बयान पर हमास का जवाब भी आया। हमास के वरिष्ठ नेता ताहिर अल नूनो ने बयान दिया, कहा कि हम हर उस पहल को स्वीकारने को तैयार हैं जो जंग को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी दे, यानी हमास भी ऑलिव ब्रांच आगे बढ़ा रहा है। बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। उसे सीज फायर मंजूर है, मगर शर्त के साथ। शर्त ये कि 60 दिन बाद फिर बमबारी ना हो, फिर से जंग ना छिड़े। खबर है कि बातचीत अब इजिप्ट के कायरो में आगे बढ़ेगी। इजिप्ट के एक अधिकारी ने यह जानकारी एसोसिएट प्रेस को दी है। बताया है कि हमास का प्रतिनिधि मंडल 3 जुलाई को कतर और इजिप्ट के मीडिएटर्स से मुलाकात करेगा। दोनों पक्षों की जिद क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई। इस दिन हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। लड़ाके सीमा पार इजरायली इलाके में दाखिल हुए। इजराइल में 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए।
हमास करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा में जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब 56,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि ये डेटा गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का है, वो हमास के लड़ाकों और आम नागरिकों में फ़र्क नहीं करती। पिछले 1.5 साल में इस पर लगाम लगाने की कई कोशिशें हुई, पर हर बार या तो प्रस्ताव अधूरा रह गया या ज़मीन पर टिक नहीं पाया। हमास की एक ही जिद थी, सीज़ फायर का मतलब तब होगा जब इजरायली सेना पूरी तरह गजा से हटेगी और जंग पूरी तरह से ख़त्म होगी, जबकि इजराइल की जिद है कि हम हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जंग ख़त्म नहीं होगी। यही टकराव हर प्रस्ताव को नाकाम करता रहा। कुछ मिसालें देखिए। नवंबर 2023 में पहली बार सीज़ फायर हुआ था, 4 दिन का। उस डील में कुल 110 बंधकों की अदला बदली हुई थी, 240 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए थे। फिर हर रोज़ 10 बंधकों के एवज में सीज़ फायर बढ़ाने की बात हुई, लेकिन नेतन्याहू ने ठुकरा दिया। उनका कहना था कि जब तक हमास को मिटा ना दिया जाए तब तक स्थायी सीज़ फायर नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद दिसंबर 2023 में जंग फिर से शुरू हो गई। नवंबर 2023 में ही अरब, इजरायली और अमरीकी दलों ने मिलकर 3 चरण की डील तैयार की। बंधक लौटाना, राहत पहुंचाना, बंधकों के शवों की वापसी और बदले में फिलिस्तीनी कैदी छोड़ना। उस वक्त हमास ने मांग रखी थी कि इजरायली सेना पीछे हटे, 1500 कैदी रिहा हों और 4 महीने का सीज़ फायर हो, लेकिन नेतन्याहू ने ये डील ठुकरा दी। मई 2024 में इजिप्ट और कतर ने 3 चरणों का एक प्रस्ताव रखा। हर इजरायली बंधक की रिहाई के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, राहत सामग्री की बढ़ोतरी, इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी और 2007 में गजा पर लगी घेराबंदी का अंत। हमास ने हामी भरी, इजराइल ने नकार दिया। उसी महीने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक अमेरिकी प्रस्ताव रखा। इसमें भी 3 चरण थे। इसमें फुल एंड यानी कंप्लीट सीज़ फायर की बात भी थी। लेकिन बाइडेन के ऐलान के कुछ दिन बाद ही नेतन्याहू ने संसद में कहा, जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास का सैन्य और राजनीतिक ढांचा पूरी तरह मिटा नहीं दिया जाता। बात नहीं रुकी। जून 2024 में नेतन्याहू ने एक और बयान दिया। कहा, हमें सिर्फ आंशिक डील चाहिए जिसमें बंधक लौटे, लेकिन जंग पूरी तरह बंद ना हो। अगस्त 2024 में कतर की राजधानी दोहा में नए सिरे से बातचीत हुई। अमेरिका, इजिप्ट और कतर ने मिलकर एक ब्रीजिंग प्रपोजल बनाया, यानी बीच का रास्ता। इजराइल को शर्तें ठीक लगी, लेकिन हमास ने खारिज कर दिया। कहा, प्रस्ताव में साफ नहीं लिखा है कि इजराइल पूरी तरह पीछे हटेगा। इससे बेहतर तो बाइडेन का प्रस्ताव था, कम से कम उसमें फुल सीज़ फायर लिखा था। जनवरी 2025 में बातचीत फिर से शुरू हुई। 3 चरण के एक प्रस्ताव पर दोनों पक्ष सहमत हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर क्रेडिट लिया, जबकि उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अभी 3 दिन रह गए थे। जो बाइडेन और ट्रंप दोनों की ही टीमें नेगोशिएशन में शामिल थीं। इस डील का पहला चरण जैसे तैसे पूरा भी हुआ, लेकिन 18 मार्च को इजराइल ने युद्ध विराम भंग कर दिया। फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए। गजा में अपनी सेना भी उतार दी। उसने इस ऑपरेशन को प्री एम्प्टिव हमला बताया और सीज़ फायर की आड़ में हमास को फिर से एकजुट होने की संभावना का हवाला दिया। इसके बाद से डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हैं। इस दौरान हमास ने एक ऑफर दिया था। वो सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी शर्त थी कि इजराइल पूरी सेना वापस बुला ले और जंग रोक दे। लेकिन नेतन्याहू सिर्फ 10 बंधकों के बदले अस्थायी डील पर अड़े हुए थे। यानी सीधी सीधी 2 बातें। हमास ने हर बार कहा है कि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो, और इजराइल ने हर बार कहा है कि हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जब तक हमास सत्ता में है। अब फिर से नई पहल हुई है। ट्रंप ने प्रस्ताव पेश किया है। इजराइल राजी है, हमास सोच रहा है। हमने जानकारों से इस मसले पर बात की। उनका सीज़ फायर की संभावनाओं पर क्या कहना है, सुनिए। और इजराइल के भी नेतन्याहू की कुछ कैलकुलेशंस हैं कि अब मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि पहले उनके जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी, वो कह रही थी अगर आपने गाजा में सीज फायर किया तो हम सरकार गिरा देंगे, सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। तो अब क्योंकि नेतन्याहू कामयाब हो गए हैं कई जगहों पे, गाजा के अलावा लेबनान में और अब ईरान में, उनको उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग अब थोड़ी बेहतर है उसके मुकाबले जो 2023 में थी अक्टूबर में, क्योंकि उस वक्त से बहुत ज्यादा गिर गई थी उस वक्त, क्योंकि ये उनकी नाकामी बताई जा रही थी कि हमास का जो अटैक हुआ अक्टूबर 2023 में। तो अब वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर इलेक्शन भी हुआ, वो नौबत भी अगर आई, तो नेतन्याहू को लगता है कि मैं अपनी फिर से सरकार बनाने का चांस है मुझे। तो
वो अब थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो पूरा रिस्क लेने को तैयार हैं, नहीं तो वो एग्री हो जाते परमानेंट सीज फायर के लिए। वो अभी भी सिर्फ 60 दिन के सीज फायर के लिए एग्री हुए हैं। तो ये मुमकिन है कि जैसे पहले पलट गए, इस बार भी पलट जाए नेतन्याहू, जब एक बार हॉस्टेज रिलीज हो जाए तो। इसलिए हमास, मुझे तो नहीं लगता हमास एग्री करेगा ऐसे डील के लिए कि सिर्फ 60 दिन का होगा और उसमें हम नेगोशिएशन करेंगे। हमने जानकार से एक और सवाल पूछा। ईरान और इजराइल की लड़ाई में हमने देखा है कि हर एक पक्ष का अपना घोषित मकसद था। इजराइल ने खुलेआम कहा था कि उसका मकसद तख्ता पलट भी है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमैनी को मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना तबाह हुआ, इसका भी जवाब किसी को नहीं मिला। ईरान ने अमरीकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी थी, लेकिन हमले से पहले ही उसने अलर्ट भी दे दिया था। कुल जमा बात यह है कि अपने वॉर एम्स को पूरा किए बगैर ही तीनों पक्ष पीछे हट गए। क्या यहाँ भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है? क्या इजराइल और हमास अपनी जिद से समझौता करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर टिकेगा भी या नहीं? और क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि सब तबाह हो गया ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो कभी भी फिर से जंग शुरू हो सकती है। अगर अगर तो डील हो गई और इंस्पेक्टर्स वापस आ गए तो फिर जंग रुक जाएगी। इसी तरह से गाजा में भी कंडीशंस पूरी तरह से मीट नहीं हुई हैं, और मुश्किल है किस तरह से मीट हो पाएंगी ये कंडीशंस। हमास, क्योंकि हमास तो एक आइडियोलॉजी है, उसको आइडियोलॉजी को खत्म करना तो बहुत मुश्किल है ना। आपने चाहे उसके ज्यादातर मेंबर्स मार भी दिए, पर पब्लिक के अंदर वो आइडियोलॉजी तो बसी हुई है। तो हाँ, मुमकिन है कि गाजा में भी फिर से शुरू हो जाए, पर गाजा में इसराइल ज्यादा हद तक कामयाब हुआ है बमुकाबले ईरान के। तो दोनों केस एग्जैक्टली सेम नहीं है, कंपेरेबल भी नहीं है, क्योंकि उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि गाजा को तो बिल्कुल तबाह नष्ट कर दिया है, तो उसमें इसराइल ने काफी हद तक अपने वॉर एम मीट कर लिए हैं। मैं कहूँगा 80-90 के ऊपर परसेंट के ऊपर, हाँ, बल्कि मैं कहूँगा 95% के करीब। पर ईरान में तो कुछ क्लियर नहीं है कि कोई भी वॉर एम मीट हो पाया है, यानी कि ये भी नहीं कह सकते कि 50% भी मीट हो पाया है। अब जानते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या है। अब तक इस प्रस्ताव से जुड़ी कोई आधिकारिक डिटेल नहीं आई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रस्ताव के मसौदे से जुड़े दावे कर रही है। इजरायली अखबार हारेट्स ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। बताया है कि नए प्रस्ताव में इजराइल ने कुछ अहम मुद्दों पर नरमी दिखाई है। ऐसे दो मामले हैं। पहला, सीजफायर के दौरान इजराइल अपनी सेना की वापसी किस हद तक मंजूर करेगा, यानी कितना फीसद विथड्रॉल होगा। और दूसरा, मानवीय राहत सामग्री यानी ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे और कहां बांटी जाएगी। हालांकि प्रस्ताव में यह साफ नहीं लिखा गया है कि इजराइल जंग को पूरी तरह खत्म करेगा। वहीं एक्सियस ने लिखा है कि नए ड्राफ्ट में एक बड़ा बदलाव दिखता है। 60 दिन की सीजफायर को अस्थायी ब्रेक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक शुरुआत की तरह देखा जा रहा है, जिसके जरिए जंग को पूरी तरह खत्म करने का रास्ता खुला। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी एक रिपोर्ट छापी है और बताया है कि इस प्रस्ताव के तहत हमास 10 जिंदा इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, साथ ही 18 बंधकों के शव लौटाएगा। बाकी बंधकों की रिहाई तभी होगी जब तक स्थायी सीजफायर पर सहमति बनती है। मतलब ये डील दो हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा सीजफायर के बदले सीमित रिहाई, और दूसरा हिस्सा जंग पूरी तरह बंद होने पर सभी बंधकों की वापसी। गजा में कुल 50 इजरायली बंधक हैं। इनमें से 49 को 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अगवा किया गया था। इजराइल इनमें से 28 लोगों को मृत मानता है, उनके शव गजा में हैं। इसके अलावा 20 बंधक जिंदा माने जा रहे हैं, जबकि 2 की हालत को लेकर गंभीर आशंका जताई गई है। हमास के पास एक और शव है जो इजरायली सेना के एक जवान का है, जो 2014 में गजा में मारा गया था। अब जानते हैं कि इजराइल और हमास जंग में ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। ट्रंप के ऐलान से ठीक एक दिन पहले गजा में तबाही का आलम था। इजरायली हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। जून में ईरान से टकराव खत्म होने के बाद इजराइल ने गजा पर हमले और तेज कर दिए। इसी हफ्ते 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी दौरान समुद्र किनारे एक कैफे पर भी हमला हुआ, जिसमें एक फिलिस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट की मौत हुई। स्कूल्स पर हमले हुए। राहत सामग्री लेने के लिए पहुंचे नागरिकों पर गोलियां चली। इजराइल ने इन एड सेंटर्स पर नागरिकों की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ।
पहली सुर्खी क्वाड देशों से है। क्वाड माने क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देशों का समूह है, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इन चारों देशों के ग्रुप को क्वाड्रिलैटरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर वर्ल्ड मैप पर इन चारों देशों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचें तो चतुर्भुज माने क्वाड्रिलैटरल बनता है। इस ग्रुप का फोकस हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक ओशन पर है। यहाँ चीन लगातार दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी दबदबे को बैलेंस करने के लिए ये देश एक साथ आए थे। 1 जुलाई 2025 को अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक हुई। पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार चारों देशों के विदेश मंत्री एक टेबल पर थे। सभी ने साझा आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कहा कि हमले की साजिश रचने वाले, हमला करवाने वाले और इसको फाइनेंस करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। दूसरी सुर्खी बांग्लादेश से। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह फैसला एक ऑडियो क्लिप को सबूत मानते हुए सुनाया है जो पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस ऑडियो में शेख हसीना कथित तौर पर एक पूर्व उप जिला चेयरमैन से ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि मेरे खिलाफ 227 केस दर्ज हुए हैं तो मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। ट्रिब्यूनल ने माना है कि यह बयान अदालत की अवमानना है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट माने ये बांग्लादेश की एक विशेष अदालत है जो 1971 के युद्ध अपराधों की जांच और सजा के लिए बनाई गई थी। नाम से इंटरनेशनल है लेकिन पूरी तरह बांग्लादेश सरकार के अधीन आती है। चौथी सुर्खी अमेरिका रूस से जुड़ी है। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले कुछ हथियारों की सप्लाई रोक दी है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्टॉक में कमी आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियार देने का वादा किया था ताकि वो रूस के खिलाफ जंग में अपनी रक्षा कर सके। अमेरिका का कहना है कि जिन हथियारों की सप्लाई करनी थी अब उनकी संख्या अमेरिका के पास बहुत कम रह गई है। इसी वजह से अब उन हथियारों की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। किन किन हथियारों की सप्लाई रोकी गई है इसका खुलासा नहीं किया गया है। यह भी बता दें कि हाल ही में 30 जून को इजराइल और अमेरिका के बीच भारी भरकम डील हुई है। इसके तहत अमेरिका इजराइल को बम गाइडेंस किट और उससे जुड़े सपोर्ट भेजने वाला है। कुल $510 मिलियन की बिक्री को मंजूरी देने का ऐलान हुआ है। पिछले महीने ईरान इजराइल संघर्ष के बीच इजराइल ने अच्छा खासा गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। 5वीं सुर्खी तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से जुड़ी है। 2 जून को हिमाचल के धर्मशाला में 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के मौके पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर बड़ा ऐलान किया। खास बातें जानिए। उनकी संस्था गादेन फोर्डरंग फाउंडेशन भविष्य में भी जारी रहेगी। मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार होगा। उनके पुनर्जन्म को खोजने पहचानने की प्रक्रिया पूरी तरह से संस्था करेगी। उत्तराधिकारी के चयन में चीन का कोई रोल नहीं होगा। हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, सुनिए। चीन सरकार धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की नीति पर अमल करती है। हमारे पास धार्मिक मामलों से जुड़े स्पष्ट कानून हैं। तिब्बती बौद्ध जीवित बुद्धों के पुनर्जन्म की प्रक्रिया के लिए नियम तय हैं। हम इन्हीं कायदों के तहत इस परंपरा की कानूनी सुरक्षा करते हैं। दलाई लामा के पुनर्जन्म का चयन स्वर्ण कलश से पर्ची निकाल कर किया जाता है और अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देती है। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा और उसका चयन कैसे होगा, इस पर हमने आज के दी ललन टॉप शो में विस्तार से बात की है। शो पब्लिश होने के बाद वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।